फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। 4 क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो गए थे। ठीक है, 5th क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं एनसीईआरटी के। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 सीबीएसई 2011 में लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सीबीएसई 2011 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन, ये देखो, सैंपल ऑफ द 4 मेटल्स ए बी सी डी। ठीक है, मेटल्स हमें ए बी सी डी, ठीक है, 4 मेटल्स दिए हुए हैं। एडेड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन में आयरन सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है और सिल्वर सल्फेट है। इन सॉल्यूशंस में 1 बाय 1 करके इन सॉल्यूशंस में मेटल्स डाले गए हैं। पहले एक बार ए मेटल्स डाला, फिर ये रिएक्शंस हुई, ये रिजल्ट आया। फिर मेटल बी डाला तो FeSO4 के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता है, इनके साथ कोई ये, इनके साथ नो रिएक्शन देता है, तो ये फिर ये रिजल्ट है। फिर सी मेटल डाला तो ये रिजल्ट है, और डी मेटल डाला तो ये रिजल्ट है। ठीक है, अब इससे क्वेश्चंस क्या पूछा है कि जैसे हमने देखो 4 मेटल है हमारे पास A B C D। ठीक है, उनको बारी बारी तरीके से इन सब में क्या कहते हैं, इन सब सॉल्यूशंस में डाला गया। ठीक है, पहले मेटल A को डाला, दोबारा बता दे तो पहले मेटल A को डाला, FeSO4 में डाला तो कोई रिएक्शंस नहीं हुई, नो रिएक्शन। फिर CSO4 में डाला तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होगी। ठीक है, फिर जिंक सल्फेट में डाला तो पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, HSO4 में भी कोई पता नहीं चला। ठीक है, बी में डाला तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हुई। फिर ऐसे इनके क्या हुए, ये हमें रिजल्ट मिले हैं कि भाई बी डाला तो ये रिजल्ट मिला, सी इन सॉल्यूशन में डाला तो हमें ये रिजल्ट मिला, डी है इन सॉल्यूशन में डाला तो हमें ये रिजल्ट मिला। ठीक है, अब क्वेश्चंस क्या पूछा गया है, क्वेश्चंस भी पूछा गया कि इन मेटल्स में से पहला क्वेश्चन पूछा गया, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि मेटल ए बी सी डी, इन मेटल्स में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, इन मेटल्स में ज्यादा रिएक्टिव है वो कौन सा है। ठीक है, मेटल्स में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, ए बी सी डी में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, वो हमें पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए, अब ए है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का मतलब मैंने आपको पहले बताया था। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का फर्स्ट चैप्टर में बता रखा है। मान लो कोई रिएक्शन समझ लेते हैं, Z प्लस का FeSO4 दैट विल फॉर्म ऑफ ZnSO4 प्लस का Fe। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा जिंक है आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शंस कर रहा है, तो मतलब जिंक की रिएक्टिविटी आयरन से क्या है, ज्यादा है, तभी तो आयरन को क्या कर रहा है, वो डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, जिंक की रिएक्टिविटी आयरन से ज्यादा है, तभी तो आयरन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, तभी तो क्या कर रहा है जी, आयरन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, अब देखो मेटल ए को डाला किसमें, FeSO4 में, तो कोई रिएक्शंस नहीं हुई। ठीक है, मेटल ए को जब CSO4 में डाला तब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हुआ। ए को किस में डाला, कॉपर सल्फेट में डाला। ठीक है, कॉपर सल्फेट में डाला, CSO4 में डाला, तब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। तो मतलब ए है CSO4 में सॉल्यूशंस में डाला। ठीक है, तो मतलब ए है वो कॉपर से क्या है, मोर रिएक्टिव है। देखो इससे कंपेयर करके देखो, Zn को जब हम FeSO4 में डालते हैं तो क्या होता है, ZnSO4 प्लस का क्या बनता है हमारा Fe। तो मतलब जिंक है वो आयरन से क्या है, मोर रिएक्टिव है। तब हमने ए को कॉपर सल्फेट में डाला तो तब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है। तो मतलब कि क्या है कि ए है वो क्या है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर से क्या है, मोर रिएक्टिव है। जैसे Zn है वो Fe से क्या है, मोर रिएक्टिव है। ऐसे ही जैसे हमने ए को किस में डाला, कॉपर सल्फेट में डाला, तो ए है वो कॉपर से क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि ए इज मोर रिएक्टिव, लिख सकते हैं, ए इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ए इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, बट लेस रिएक्टिव देन किससे, कोई रिएक्शंस नहीं दे रहा, किससे, जिसमें कोई रिएक्शंस नहीं दे रहा, वही क्या, लेस रिएक्टिव देन आयरन। ठीक है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो रही है वो क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा ऑब्वियसली। अब देखो बी में, देखो बी है किसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है, FeSO4 में दे रहा है। तो बी है FeSO4 में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, बी इज मोर रिएक्टिव देन किससे, बी इज मोर रिएक्टिव देन किससे लिख सकता हूं भाई, आयरन से। बट वही लेस रिएक्टिव देन किससे, बट लेस रिएक्टिव किसमें नो रिएक्शन हो रही है, जिंक से। समझ रहे हो।
ठीक है। इसी तरह सी इज मोर रिएक्टिव, किस में लिखूं, किस में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, एजी में, तो सी इज मोर रिएक्टिव देन किससे, एजी से, बट लेस रिएक्टिव देन अदर, क्योंकि सभी में क्या हो रही है, नो रिएक्शन नो रिएक्शन नो रिएक्शन। डी तो क्या है, वो क्या है, सबसे लेस रिएक्टिव, क्योंकि सभी में इसमें डी में और डी वाले में तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसी में भी नहीं हुई, तो ये क्या है, सबसे लेस रिएक्टिव है। तो अब हमें पता चलेगा सबसे लेस रिएक्टिव तो कौन है भाई, डी है। सबसे लेस रिएक्टिव क्या है, डी है। अब हमें क्या पता करना है, सबसे मोर रिएक्टिव कौन सा है। अब देखो आपको मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने पढ़ा था एक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा आयरन मेटल है, कॉपर मेटल है, जिंक मेटल है और एजी मेटल है। इनमें से सबसे मोर रिएक्टिव कौन सा है, एक्टिविटी सीरीज में जाके देखना, आपको पता लगेगा कि इसमें सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव कौन सा है। सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव इसमें से आयरन और कॉपर में, जिंक में से आयरन और एजी में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, आपने जाके देखना, सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो पाएगा आपको जिंक पाएगा। फिर उसके बाद आएगा आपका आयरन, फिर उसके बाद आएगा आपका कॉपर और फिर उसके बाद आएगा आपका एजी। ये आप एक रिएक्टिविटी सीरीज आपको पढ़ा रखी है, उसमें जाके देखना, सबसे ज्यादा जिंक है, टॉप पोजीशन पे जिंक आएगा, फिर उसके बाद आयरन, फिर उसके बाद कॉपर, फिर उसके बाद एजी। अब देखो ध्यान से देखो, ए इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है, बी इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है, और सी इज मोर रिएक्टिव देन एजी। अब देखो कॉपर है, आयरन है और एजी, कॉपर यहां लाई कर रहा है, आयरन यहां लाई कर रहा है और एजी यहां लाई कर रहा है, तो ठीक है। तो A इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर यहां पे लाई कर रहा है, B इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, आयरन यहां पे लाई कर रहा है, ठीक है। जिंक का किसी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, इसमें जिंक का कोई ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। तो कॉपर और आयरन में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, कॉपर और आयरन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव आयरन है, ठीक है। तो आयरन वाला कौन सा होगा, सबसे ज्यादा आयरन वाला, बी वाला क्या होगा, सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, आपका बी होगा। पहला क्वेश्चन यही पूछा गया, विच इज मोर रिएक्टिव, तो आप क्या लिखोगे, मेटल बी है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्यों, क्योंकि बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव किससे, आयरन से सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और आयरन है वो सबसे टॉप पोजीशन पे है। जिंक वाला कोई ऑप्शंस नहीं है, अगर इसमें आ जाता, अगर जिंक, अगर सी में अगर आप मोर रिएक्टिव, यहाँ पे एजी की जगह आपका जिंक आता तो सी मोर रिएक्टिव होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो जिंक आया ही किसी भी केस में नहीं है, ठीक है। तो कॉपर और आयरन में से तो आयरन है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है, तो इसमें मोर रिएक्टिव आयरन वाला कौन सा केस होगा, बी वाला, तो बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। फिर आयरन के बाद कौन सा आ रहा है, कॉपर, कॉपर वाला कौन सा केस है, ए, तो बी के बाद कौन सा आएगा आपका ए, फिर उसके बाद कौन सा है, एजी, फिर उसके बाद कौन सा है, एजी वाला, फिर इसका सी, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, डी, तो सबसे लास्ट रिएक्टिव है। ये आपका क्वेश्चन हो गया पहला, ठीक है। पहला क्वेश्चन में पूछा गया विच इज मोर रिएक्टिव, ठीक है, विच इज मोर रिएक्टिव ये पूछा गया था आपको, ठीक है जी। ध्यान से समझना इस क्वेश्चंस को, ठीक है, ढंग से समझना, ठीक है। क्वेश्चंस लास्ट ईयर क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जी, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन B इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। बी देखो, इसका बी पार्ट है कि व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन B इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ, बी को अगर किस में ऐड कर दें, किसमें, कॉपर सल्फेट में, CuSO4 में सॉल्यूशंस में ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। अगर बी को पहले तो देखो, इसने देखो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से तो किस में ऐड किया था, इसने FeSO4 में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दी थी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर बी को कॉपर सल्फेट में अगर ऐड कर दे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा या नहीं देगा। देखो अब देखो, बी आयरन सल्फेट, आयरन के साथ तो क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। और आयरन है वो कॉपर से भी क्या है, मोर रिएक्टिव है, तो ऑब्वियसली बी है वो कॉपर के साथ भी क्या देगा, आपका कॉपर के साथ भी क्या देगा, कॉपर के साथ भी क्या देगा, कॉपर के साथ भी क्या देगा जी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। भाई देखो, बी है आयरन के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता है, ठीक है, और आयरन के साथ डिस्प्लेस, और हमें क्या पूछा है कि वो कॉपर के साथ, बी है वो कॉपर के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा नहीं देगा, ठीक है। अगर बी आयरन के साथ ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है तो आयरन तो कॉपर से भी ज्यादा क्या है, मोर रिएक्टिव है, तो बी आयरन के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है तो कॉपर के साथ भी ऑब्वियसली देगा ही, वो देगा ना भाई, कॉपर के साथ भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑब्वियसली देगा ही, तो बी है वो कॉपर सल्फेट के साथ क्या देगा, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, बी कॉपर के साथ क्या देगा, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा, ठीक है। सी क्या देगा,
अरेंज द मेटल ए बी सी डी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, ये आपका सी का आंसर होगा। ठीक है, अरेंज करना है रिएक्टिविटी सीरीज को, अरेंज करना है ऑर्डर ऑफ, तो सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव बी है, फिर ए है, फिर सी है, और फिर क्या है आपका डी है। ये देखो सीबीएसई 2011 का क्वेश्चन से 5 नंबर में आया है क्वेश्चन सी। ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, अच्छे से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन हो गए हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल के। आपको अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं वो ग्रुप पे भेज रखे हैं, उनको आप पहले पर सोल्व करके देखिए, नहीं आता है तो वीडियो देखिए। ठीक है जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? Which gas is produced when reactive metal is react with a dilute hydrochloric acid? Write the reactions iron react with a dilute H2SO4, ये तो हो जाना चाहिए। ठीक है, which gas is produced, जब भी मैंने ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि भाई विच कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जब मेटल्स को डाइल्यूट HCl के साथ हम रिएक्ट करते हैं या फिर एसिड के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये गैस ये क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। H2 हो गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। What would you observe zinc is added to a solution of iron sulfate? केमिकल रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? जिंक को किस में ऐड किया जाता है? जिंक को अगर ऐड किया जाता है किसमें? सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट मतलब FeSO4। अगर जिंक को आयरन सल्फेट में ऐड किया जाता है तो क्या रिएक्शन होगी? ऑब्वियसली कौन सी रिएक्शन देगा? ZnSO4 प्लस का क्या देगा? Fe। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी सीरीज में जाके देखना कि जिंक और आयरन से क्या होता है? मोर रिएक्टिव होता है, यही रिएक्शन होगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है वो ध्यान से देखना जी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, चैप्टर के जो बीच बीच में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन की हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें बतानी है। ठीक है, ए पार्ट ये। ठीक है, ए पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं हम। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन बताने। ठीक है, आपको टॉपिक करवाया था मैंने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे बताते हैं? ठीक है, मान लो सोडियम की हमें बतानी है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताने के लिए उसके कोई भी एलिमेंट के में वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स हमें पता होने चाहिए। जितने उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना उतने उसके एलिमेंट उतने उसमें मेटल्स पे डॉट लगा तो वही उसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगी। क्या बताया मैंने? मेटल्स के हमें पहले सबसे पहले उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए। उस मेटल के जितने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने उस पे डॉट लगा तो वही उसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगी। ठीक है, क्या सोडियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, इसकी वैलेंस सेल में कैसे? के सेल में 2, फिर 8 और फिर कितना है आपका 1। तो इसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? सोडियम की क्या हो जाएगी? Na। और इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1। तो इस पे एक डॉट लगा देंगे, इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे मैग्नीशियम की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। कैसे हैं? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। ठीक है, 2, 8 और 2। इसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? मैग्नीशियम की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो इसमें 2 डॉट लगा दिए। ऑक्सीजन का निकाल के बताओ। इस वीडियो को पॉज कीजिए और ऑक्सीजन को खुद निकाल के देखिए। ऑक्सीजन की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। 2 लिखेंगे और 6। इसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6। तो इसकी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन 6, 2, 2 4 और 2 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ पे
लगा देंगे। ठीक है, जितनी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, डॉट लगा दोगे। वही क्या हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगी। एट्थ का फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या रहता है एट्थ का, सेकंड पार्ट क्या है, शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O MgO बाय ट्रांसफर ऑफ, ठीक है, शो फॉर्मेशन ऑफ Na2O और MgO। ठीक है, इनकी हमें फॉर्मेशन है, इन कंपाउंड की फॉर्मेशन कैसे हुई वो हमें पता करके बताना। ठीक है, कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन उठाया ये, जब हम मेटल की रिएक्शन नॉन मेटल के साथ कर रहे थे, तब मेटल जब हम नॉन मेटल से जब रिएक्ट करता है, आपस में जब रिएक्ट करता है तब का क्वेश्चन सही है। ठीक है, ध्यान से देखो इसको, Na2O है, Na2O की फॉर्मेशन हमें करनी है। कैसे करेंगे भाई Na2O की फॉर्मेशन, 2 Na है, यहाँ पे 2 Na लिख लिए। ठीक है, एक ऑक्सीजन है प्लस एक ऑक्सीजन लिख लिया। पहले इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। Na की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होती है, Na के ऊपर एक डॉट, ये इस वाले के भी ये एक डॉट हो गया। ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन अभी करवाया था, ऑक्सीजन की क्या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कितने, 6 इलेक्ट्रॉन हमने लगाए। अब देखो, अब ये ऑक्सीजन ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो एक इलेक्ट्रॉन्स ये दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन्स ये दे देगा, तो किसकी फॉर्मेशन होगी हमारे पास, Na2O की क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ठीक है, इससे पहले फॉर्मेशन से लिखने से पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ पे Na ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2 Na है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 2। एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो कितने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जब लेता है तब नेगेटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन जब देता है जब पॉजिटिव चार्ज आता है। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए, कितने लिए, 2, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज आ गए। ठीक है, 2 पॉजिटिव हो गए, 2 नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए, कितना हो गया, Na2। कोई भी जो कंपाउंड होता है वो हमेशा न्यूट्रल की फॉर्मेशन में रहना चाहिए। किसकी फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसकी न्यूट्रल होना चाहिए, उसका चार्ज क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, MgO है, MgO का फटाफट देखो भाई, मैग्नीशियम है प्लस का ऑक्सीजन है, इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 2 हमने डॉट लगा दिए। इसकी वैलेंस शेल में 6, तो यहाँ पे 6 हमने वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो 6 हमने यहाँ पे डॉट लगा दिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा भाई, 6 है, तो ऑक्टेट को 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। Mg ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2, Mg2 पॉजिटिव। ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 2, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव कैंसिल आउट होके कंपाउंड क्या बन गया आपका, न्यूट्रल। तो MgO की क्या होगा आपके पास, फॉर्मेशन होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट इसी का पार्ट है, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस, कौन कौन से आयंस प्रेजेंट, आयंस मैंने बताया थे Na2 पॉजिटिव ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे भाई आयंस बताया थे Na2 पॉजिटिव ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, यहाँ पे Mg2 पॉजिटिव ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, वही क्या होंगे आपके आयंस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स, 9th क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन, Why do ionic compound have the high melting point? भाई आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, क्योंकि आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे नेगेटिव चार्ज होता है, कैटायन के फॉर्मेशन करते हैं नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज मतलब आयंस के फॉर्मेशन करते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उसका आयन, उसका मेल्टिंग पॉइंट है उतना ही हाई होगा। ठीक है भाई, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उसको फोर्स को तोड़ने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए उतनी ज्यादा हमें टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसको तोड़ने के जितना ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, उतना ज्यादा हाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मिनरल और ऑर्गेनिक। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करने के डेफिनेशन बेस्ड है, मिनरल की डेफिनेशन आपको करवा रखी है, और की ऑर्गेनिक, और जिसको हम इम्प्योरिटी बोलते हैं वो भी आपको करवा रखी है, ये आप करके देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से 11, नेम 2 मेटल विच आर द फॉर्म्ड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। ऐसे 2 मेटल्स बताइए जो कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जो, और ये जो फ्री स्टेट में जो मैंने बताया था जिसकी एक्टिविटी सबसे लोअर होगी, जिसकी एक्टिविटी सबसे लोअर होगी वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, वो क्या करेगा, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, लोअर एक्टिविटी सीरीज किसकी होती है, लो होगी किसकी, जिसकी एक्टिविटी सीरीज क्या होगी आपकी, लो होगी, वो क्या करेगा आपका, वो क्या करेगा आपका, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो लो एक्टिविटी सीरीज में सबसे लो कौन कौन से आते हैं आपके, गोल्ड आता है और प्लेटिनम आता है। ठीक है, यहाँ पे नीचे सबसे लास्ट में कौन सा आता है आपका, AU आता है और
प्लेटिनम। जो सबसे लास्ट में है तो हमने सबसे दो मेटल पूछे, ठीक है, तो सबसे एक्टिविटी से सबसे लास्ट में आता प्लेटिनम, फिर उसके ऊपर कौन सा था ए, जिसको क्या बोलते हैं गोल्ड बोलते हैं। तो ये दोनों ऐसे होंगे तो क्या हमारे किसमें लाई करेंगे, आपके फ्री स्टेट में एग्जिस्ट, जो रिएक्ट ही नहीं कर सकते, इनर्ट है, इनकी रिएक्टिविटी सबसे लो है, तो हम उसको इनर्ट मान सकते हैं। अगर ये रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो ये क्या होंगे, रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो ये क्या होंगे, नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करें। जो मेटल्स रिएक्ट नहीं करता हुआ मेटल्स में, वो एनवायरमेंट के अंदर, वो अर्थ के ऊपर आपका फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच केमिकल प्रोसेस, 12th क्वेश्चन देखिए, विच केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड्स। देखो ये क्वेश्चन देखो, विच metal, which chemical process is used for obtaining a metal from its oxide। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो कि आपका क्या है, मेटल से, विच इज मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो कि आपका मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। देखो ये कहां से, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो ऑक्साइड से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, मेटल प्राप्त कर सकते हैं, मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं। वह कौन सा प्रोसेस है, करवाया था आपको प्रोसेस, ध्यान करो, कौन सा प्रोसेस है आपका, जब हम क्या कर रहे थे, हम रोस्टिंग पढ़ी थी हमने, कैल्सिनेशन पढ़ी थी, उसके बाद जो टॉपिक आया था कौन सा, थर्ड पार्ट आया था, कन्वर्जन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, प्रोसेस आपको याद करवा देता हूं, कौन सा प्रोसेस था वो, कन्वर्जन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड टू मेटल। याद करो, ये टॉपिक लिखवा रखा है, कन्वर्जन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड टू मेटल। तो इसने वही प्रोसेस पूछा है, वो कौन सा प्रोसेस है जो कि ऑक्साइड से हमें मेटल पढ़ना, मेटालिक ऑक्साइड से मेटल प्राप्त करने का कौन सा प्रोसेस है, वो प्रोसेस कौन सा होता है, ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस बताया था, इस प्रोसेस को रिडक्शन बताया था, रिडक्शन प्रोसेस। इसमें मैंने 2 रिएक्शंस भी लिखवाई थी, कौन सा, वो प्रोसेस कौन सा होगा आपका, रिडक्शन प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस है जिससे मेटालिक ऑक्साइड से हम मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें 2 रिएक्शंस बताई थी, मेटालिक ऑक्साइड मतलब जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड में अगर हम कार्बन के साथ जैसे रिएक्शन कर देते हैं तो हमारे पास जिंक बचता है, प्लस का कार्बन मोनोऑक्साइड बच जाता है। ठीक है, तो यही क्या है प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये रिडक्शन प्रोसेस का ऐसा प्रोसेस है जिससे मेटालिक ऑक्साइड से हम मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बाकी क्वेश्चन तो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा वीडियो बन गई है। ओके, थैंक यू।